हेलो स्टूडेंट्स, आज हिस्ट्री की हम सेकंड क्लास कर रहे हैं और इसमें आज का टॉपिक है आपका हिस्टोरिकल सोर्सेज, जिन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक सोर्सेज हैं जिनसे हमें हिस्ट्री की बहुत सारी नॉलेज प्राप्त हुई है और पता चलता है कि ये हिस्ट्री पुरातात्विक सोर्सेज से प्राप्त हुई है या लिटरेचर सोर्सेज थे या फॉरेन सोर्सेज थे। तो आज हम डिटेल में इसको ऊपर चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट स्रोत है साहित्यिक स्रोत, जिसको लिटरेरी सोर्सेज कहा जाता है। और ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला है रिलीजियस सोर्स, जिसको धार्मिक स्रोत कहा जाता है, और सेकंड है नॉन रिलीजियस, जिसे गैर धार्मिक स्रोत कहा जाता है। क्लियर? तो दूसरा है इसमें पुरातात्विक स्रोत, जिसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहा जाता है, और तीसरा है हमारा फॉरेन सोर्सेज, जिसको विदेशी स्रोत कहा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले ही सोर्स पर चर्चा करते हैं। जैसे हिस्ट्री में जो हिस्ट्री हमें कहीं से लिखी हुई प्राप्त हुई है, उसको हम लिटरेरी सोर्स कहा जाता है। जैसे हमारे वेद हैं, आप सभी को पता होगा कि वैदिक सिविलाइजेशन था, जो आर्यंस यहाँ पर आए थे। तो हमारे कितने वेद लिखे गए हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद है वो आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। कई बार एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चंस कि ऋग्वेद हमारा कैसा वेद है? सबसे पुराना वेद। तो वेद हमारे लिखे गए। इसके बाद में अगर हम देखें तो उपवेद है। क्या है? हर एक वेद का अपना एक उपवेद होता है। जैसे शिल्प वेद है, गंधर्व वेद है। तो ये है आपके हर वेद का एक एक उपवेद है। अब देखिए हम वेदांत, जो वेदों के सबसे अंतिम में लिखे गए हैं उनको हम बोलते हैं क्या? वेदांत। क्लियर? और उपनिषद है। उपनिषद कौन क्या है? जंगलों में जहां पर गुरु के समीप बैठकर और विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, उसको क्या कहते हैं हम? उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। काफी बार एग्जाम में आ चुका है 1 नंबर का क्वेश्चन। और इसमें है एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडको उपनिषद। कौन सा? मुंडको उपनिषद। ये क्या है? यहाँ पर इस उपनिषद में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में है? ये है मुंडको उपनिषद। वेदांत में अगर पूछेगा तो वेदांत की संख्या कितनी है आपकी? 6 संख्या होती है। अच्छा, अब ये है आरण्यक। आरण्यक क्या है? इनका मतलब होता है जंगल या वन। ठीक है? तो पहले आपको पता है कि सब लोग जंगल वनों में बैठकर क्या करते थे? शिक्षा प्राप्त करते थे। अगर हम बात करें पुराण, तो पुराण क्या है? 18 है ये पुराण। जो भी प्राचीन कथाएं जो लिखी हुई हैं तो उनको कहते हैं पुराण। और इसमें भी आपको पता होगा कि मत्स्य पुराण सबसे पुराना, मत्स्य पुराण सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब है रामायण और महाभारत, ये तो आप देखते हैं। तो ये वो सोर्सेज बताए हैं मैंने जो आपके किसी न किसी लिखित अवस्था में हमको प्राप्त हुए हैं। तो इससे भी हमें अपनी हिस्ट्री प्राप्त हुई है। सेकंड की बात करते हैं हम नॉन रिलीजियस। देखो हमारे धर्म से तो नहीं जुड़े हुए, लेकिन लिखे हुए ये भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसमें देखते हैं हमें कौन कौन से सोर्सेज हैं। यहाँ देखें हम तो कौटिल्य, सब लोग जानते होंगे, इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, चाणक्य जिन्हें बोला जाता था। तो चाणक्य, आपको पता है कि चाणक्य कितने ज्यादा क्या थे? विद्वान थे और बहुत नॉलेज थी उनके पास में। तो चाणक्य जो थे, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अब इस अर्थशास्त्र में कोई इकोनॉमी की बातें नहीं लिखी हुई। इस अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है पॉलिटिक्स, राजनीति के सिद्धांत, मतलब राजा को कैसे अपनी प्रजा के साथ में रहना है, कैसे शासन करना है, पूरी राजनीति के कर्तव्य और सिद्धांत इस बुक में समाहित है। इसका नाम है अर्थशास्त्र और वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। ये काफी बार एग्जाम में आपको पूछी जाती है कि अर्थशास्त्र नामक बुक किसने लिखी है? तो कौटिल्य, जिनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है विष्णुगुप्त। और ये पूछा जाता है किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे ये? प्रधानमंत्री। आगे देखिए हम पाणिनि। ये पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी है? अष्टाध्यायी, संस्कृत की बुक है ये। और पाणिनि ने बुक लिखी है कौन सी? अष्टाध्यायी। एक एक नंबर के क्वेश्चंस में ये आपसे पूछी जाती है कि ये बुक किसने लिखी है या इसका राइटर कौन है। सेकंड है आपकी कौन सी? अश्वघोष, जो बुद्ध चरित है। हमें बौद्ध धर्म के बारे में
उनके ग्रंथों के बारे में काफी चीजों की नॉलेज जो होती है ये कौन सी है, मतलब आज जो हम ये देखते हैं कि महाभारत और रामायण है, उनके यहाँ पर ये उनकी सबसे ज्यादा क्या है प्रसिद्ध और क्या है धार्मिक बुक है बुद्ध चरित्र। क्लियर। आगे देखिए हम पतंजलि, आप जानते हैं कि इनको योग के लिए भी जाना जाता है, ये नहीं, वो प्राचीन काल वाले। तो पतंजलि ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था महाभाष्य। आगे देखिए हम विशाख दत्त की कौन सी बुक है, मुद्रा राक्षस। देखो ये जो विशाख दत्त हैं इन्होंने एक बुक लिखी है मुद्रा राक्षस। इस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को निचला कुल मतलब लो ऑरिजिन का माना गया है कि यह एक निचले कुल के थे और इनको चाणक्य ने अपने पास बुलाकर और इन्हें काफी ज्यादा क्या की शिक्षा प्राप्त कराई और उसके बाद घनानंद को गद्दी से हटाकर और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा के रूप में और मौर्यंस जो पूरा साम्राज्य था उसको बसाया था और राजा के पद पर बैठे थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर। आगे देखिए हम वाणभट्ट की कौन सी पुस्तक है, हर्षचरित। तो आपको समझ में आया होगा कि जो लिटरेचर सोर्सेस हैं वो हमारे लिखे हुए प्राप्त हुए हैं, वो रिलीजियस भी हैं और वो नॉन रिलीजियस भी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड नंबर पर आ रहा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जिन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। सबसे पहले ये स्रोत होते कौन से हैं पुरातात्विक, जो सोर्सेज हमें किसी ना किसी अभिलेख से मतलब खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, जैसे बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, मुद्राएं हैं जो खुदाई के दौरान है, या कोई भी अभिलेख हो गए या शिलालेख हो गए, जैसे भोजपत्रों पर लिखी जाती थी पहले चीजें, या पत्थरों पर लिखे जाते थे जिनको इंस्क्रिप्शन वगैरह बोलते हैं, स्तंभ होते हैं। तो वह उन चीजों से हमें प्राप्त होता है कि पहले राजा अपने संदेशों को जनता तक कैसे पहुंचाते होंगे या कैसी कैसी व्यवस्थाएं उस समय पर चलती थी, कैसे कैसे कॉइन्स थे उस समय पर। तो ये सारी चीजें हमें कहां से प्राप्त होती है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। तो देखें हम कि सबसे पहले हम बात करें अभिलेख क्या होते हैं, ये रिकॉर्ड्स हैं एक तरीके के हमारे पास में, जैसे कहीं पर पत्थर है, कोई पत्ता है, भोजपत्र थे जिन पर बातों को लिखा जाता था, तो ये क्या है आपके अभिलेख। अब आते हैं शिलालेख, आपने सुने होंगे, इनको इंग्लिश में इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है, मतलब एक पत्थर को पूरा काटा गया है और उसके बाद में उस पर पूरी बातें राजा लिखवाते थे। तो आपने देखा होगा कि जो अशोक हैं, अशोक के जो 40 शिलालेख हैं उनमें से मात्र 14 ही शिलालेख ऐसे हैं जिनको अभी तक पढ़ा जा चुका है, मतलब जो पढ़े गए हैं। और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा अंग्रेज था जिसने सबसे पहली बार इन अभिलेखों को पढ़ा था, अशोक के अभिलेखों, तो उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार अशोक के शिलालेखों को क्या किया था, पढ़ा था। और अभी तक मात्र 14 ही ऐसे शिलालेख हैं जिनको पढ़ा गया है। आगे अगर हम बात करें तो कुछ कॉइन्स या मुद्रा ऐसी होती हैं जिन्हें करेंसी बोला जाता है। ये 2 टाइप्स की होती हैं, कुछ तो ऐसी होती हैं जिनके ऊपर पूरा प्रॉपर नंबर सब चीजें मार्क होती हैं। एक मुद्राएं होती हैं जिनको पंच मार्क बोला जाता है, पंच मार्क बोले। उस समय पर इस टाइप की भी क्या चलती थी, मुद्राएं चलती थी उस समय पर। तो पंच मार्क मुद्राएं इनको बोला जाता है, जिन्हें आहत भी बोला जाता है। तो अब देखते हैं हम थर्ड वाला, विदेशी या फॉरेन सोर्सेस। तो फॉरेन सोर्सेस कौन से होते हैं, देखो इतिहास में हमारे यहाँ पर बहुत पहले कोई ना कोई किसी न किसी देश से इतिहासकार, साहित्यकार यहाँ पर आते रहे और वह यहाँ के भारत के पूरे प्रशासन के बारे में, यहाँ के शहरों के बारे में उन्होंने देखा, समझा और किसी न किसी एक बुक में समाहित करके रखा। तो उसको हम देखते हैं कि कौन कौन से वो इतिहासकार हैं जिनके बारे में आज भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उन्होंने जो अपनी बुक में लिख कर रखा है वहां से भी कुछ हिस्ट्री हमको प्राप्त होती है। क्लियर। आगे बढ़े हम, तो विदेशी जो थर्ड नंबर का हमारा सोर्सेस है उसमें पहले आता है अल-बरूनी। देखो अल-बरूनी जो है ये अरब वगैरह से आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी किताब-उल-हिंद। देखो ये किस समय पर आया था, महमूद गजनवी के समय पर ही ये भारत में आया था, ठीक है। और उस समय पर ये किताब लिखता है किताब-उल-हिंद। तो
भारत के बारे में काफी उसमें क्या है समाहित किया है इसने। दूसरा है एक विदेशी जिसका नाम है फिरदौसी, ठीक है। ये भी फिरदौसी जो था इसने भी क्या किया है, मोहम्मद गजनवी के समय पर आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी शाहनामा। कौन सी बुक है? शाहनामा। काफी एग्जाम्स में ये बुक्स आती रहती है हर बार। फिर है यूनानी, देखो कुछ ग्रीक राइटर्स भी आए थे, उनमें आप देखोगे ग्रीक राइटर में आपने पढ़ा होगा कि हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस जो हैं उन्होंने, वो ग्रीक के थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में हिस्टोरिका में काफी चीजों को समाहित किया और इनकी बुक कौन सी है? हिस्टोरिका। आगे बढ़े हम मेगास्थनीज। आप जानते होंगे कि सेलिकस निकेटर जो अलेक्जेंडर के साथ में भारत में आया था, तो वो एक थल सेनापति था, क्योंकि अलेक्जेंडर तो वापस यहाँ से चला गया था और उसके जल सेनापति निरियाकस और थल सेनापति सेलिकस निकेटर यहाँ पर रह गए थे। तो उस समय पर सेलिकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह, हेलेना का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो उसी समय पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा था? मेगास्थनीज को। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था और इसने एक यहाँ पर भारत के ऊपर और यहाँ के पूरे समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया और सबके बारे में, पूरे समाज, प्रशासन, हर चीज के बारे में उस बुक में लिखा हुआ है। तो वहां से भी ये हिस्ट्री प्राप्त होती है। और कुछ यहाँ पर भारत में कहाँ से आए हैं? चाइनीज आए थे, ठीक है, चीन देश के थे। और ये यहाँ पर आपको पता ही है कि फाहियान यहाँ पर भारत में आया और ये किस समय पर आया था फाहियान? जब चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? शासन चल रहा था। और उस समय पर ये फाहियान क्या करता है कि नालंदा वगैरह में ये लोग पढ़ने के लिए आते थे यहाँ पर। आपको पता है कि विश्व स्तर की सबसे बड़ी क्या थी? विश्वविद्यालय था। ऑक्सफोर्ड से भी ज्यादा पुराना विश्वविद्यालय अगर कहा जाता है, क्योंकि हमारी नालंदा बहुत विश्वविख्यात थी और काफी विदेशों से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। बिहार में थी ये नालंदा। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर फाहियान भारत में आता है और ये मध्य प्रदेश की संस्कृति, समाज के बारे में बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है। और यहाँ पर दूसरा देखेंगे आप, हेनसांग, इसको युआन चांग इसका मेन नाम था। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने भी शिक्षा प्राप्त करी थी नालंदा में, और यहाँ पर ये पढ़ते हैं क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जब मानी जाती थी तो देश विदेश में इसकी चर्चाएं थी। तब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट शिष्य पढ़ने आते थे और फिर वो जब भारत में रहते थे तो यहाँ की समाज की, संस्कृति की, प्रशासन की, हर चीज की चर्चाएं वो अपना किताबों में करते थे। और उनके भी हमें कुछ जो भी सोर्सेज प्राप्त हुए हैं वहां से भी हमने कुछ हिस्ट्री के बारे में लिखा है वहां पर। तो थैंक यू क्लास। आगे हम नेक्स्ट